चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपके सबसे डिफिकल्ट थिंग से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करने के पहले बेटा आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि मसल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि एक आ चुका है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होता है बेटा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है ये मसल्स को बाहर ढकेलती है, मतलब ये यूज होने वाली है बेटा। ये अगर इन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो चेस्ट कैविटी बाहर जाएगी, मतलब इंस्पिरेशन होगा। एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो एक्सपिरेशन हो जाएगी। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इंस्पिरेशन एंड ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो एक्सपिरेशन होगा। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है बेटा जो रिब्स के बीच में है, बाहर साइड में है, जैसे आपको डायग्राम में दिखा रहा है बेटा, वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड जो रिब्स के अंदर साइड में है एंड लंग्स को चिपक के है वो क्या है बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। ठीक है, चलिए तो यही एक सिंपल मैकेनिज्म होता है। एक बात याद रखेंगे कि ये जो होता है इंस्पिरेशन जो होता है बेटा टोटल 3 सेकेंड्स का होता है एंड एक्सपिरेशन जो होता है, एक्सपिरेशन जो होता है बेटा वो होता है 2 सेकेंड्स का। ठीक है, इसमें इंस्पिरेशन में आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज इंस्पिरेशन एंड दिस इज एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये चीजें लिख लीजिए अभी के अभी बेटा। ठीक है, लाइव क्लास चल रही है तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सपिरेशन में क्या होता है बेटा कि डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये होते हैं रिलैक्स। एक चीज जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वह इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, रिलैक्स। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स एंड एक्सपिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो इतना अपने को समझ गया है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। एक और बात है बेटा कि जब भी इंस्पिरेशन लेना होगा तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये लंग्स हूँ, लंग्स है एंड यहाँ पे है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसके मुकाबले यहाँ का जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, पल्मोन मतलब लंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर होगा वो 758 के आसपास होता है बेटा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760। तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो कि एयर कहाँ आएगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये अंदर आएगी। लेकिन जब एक्सपिरेशन करना हो तब अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है लंग्स के अंदर का, तो एयर कहाँ चली जाती है, बाहर। तो ये होता है बेटा एक्सपिरेशन में। ठीक है, तो द एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, बाय विच alveolar एयर इज रिलीज्ड आउट, द मोमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो अपने को पता है बेटा कि एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा कि निगेटिव प्रेशर टेक्निक से आप ऐसे बोल सकते हो कि अंदर का जो प्रेशर है वो कम होता है, इसकी वजह से ही एयर जो है अंदर आती है। ठीक है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब एक्सपिरेशन करना होता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा बन जाता है ना। ठीक है, चलिए तो डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड मसल एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ दिस ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, तो आपको पता है अभी अभी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक्सपिरेशन के लिए क्या चीजें हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये जो है ये होती है कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, रिलैक्स। ठीक है, इंस्पिरेशन सॉरी ये जो हो गया ये इंस्पिरेशन के हुआ। ठीक है ना, ये जो है इंस्पिरेशन के लिए हुआ। इंस्पिरेशन के लिए डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है बेटा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो डायफ्राम है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये दोनों भी रिलैक्स होती है। एंड जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है
एक्सपीरेशन में वो होती है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ रख लीजिए। मैंने आपको ड्यूरेशन भी बता दिया है कि इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो होता है ऑलमोस्ट 3 सेकंड, एंड जो एक्सपीरेशन है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 सेकंड। सो टोटल आप ऐसे बोल सकते हो 5 सेकंड्स में इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन हो जाता है। ओके, चलिए, तो चेंबर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स। ओके, तो जैसा कि अपने को पता है बेटा कि ये क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम है ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इंस्पिरेशन हो रहा है। तो आपको पता है इंस्पिरेशन जब होगा तो लंग्स की जो कैविटी है, जो थोरैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो रेज हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए, याद रखना है इसमें कि ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मली डायफ्राम ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया रिलैक्स्ड, लेकिन इस वक्त जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नीचे साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हो कि वो इस तरह से रहता है रिलैक्स्ड, एंड इस तरह नीचे साइड जा रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉर्मली अगर आप बोलेंगे तो इंस्पिरेशन में ये जो थोरैसिक कैविटी है इंक्रीज होगी, एंड ये जो डायफ्राम है वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, राइट, ठीक है बेटा। तो इंस्पायरेशन हो रहा है, ये चेस्ट कैविटी बाहर चली जाएगी, एयर जब अंदर आ रही है। वेरी क्लियर बेटा। तो आपको पता है ये बॉयल्स लॉ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे ही यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए तो प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, इसलिए तो एयर कहाँ आ रही है, लंग्स के अंदर आ रही है बेटा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप इसका उल्टा बोलेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये है एक्सपिरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो डायफ्राम है ये रिलैक्स है, मतलब आप चाहते हो कि एयर जो है थोरैसिक कैविटी से बाहर निकल जाए। तो ये जो रिब कैविटी है, रिब केज है, वो भी कहाँ आ जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगा, एंड जो डायफ्राम है वो हो जाएगा रिलैक्स, एंड इसकी वजह से जो एयर है बाहर चली जाएगी। इस टाइम पे आप ऐसे बोल सकते हो कि थोरैसिक कैविटी का जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटमोसफियर। अगर आप बोलेंगे इस वक्त थोरैसिक कैविटी का जो प्रेशर है 762 के आसपास होता है, जबकि बाहर का प्रेशर 758 के आसपास होता है बेटा। ठीक है, तो इतना प्रेशर होता है, 760 के आसपास होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना पता चल गया भैया अपने को, है ना। दूसरी जो बात यहाँ पे बोली गई है बेटा, ह्यूमंस टेक 12 टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, जैसे जैसे मैं मानता हूँ कि पर एक नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के लिए 5 सेकेंड लगती है, 3 सेकेंड्स इंस्पिरेशन, 2 सेकेंड एक्सपिरेशन। ठीक है बेटा, तो अगर आप बोलेंगे तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में आप ऐसे बोल सकते हो कि 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाय 5, तो आप ऐसे बोल सकते हो 12 ब्रेथ्स अपन ले सकते हैं, 12 से 16। ठीक है, तो एज पर एनसीईआरटी 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट अपन लेते हैं बेटा। अब इसमें एक और पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिए कि जो स्पायरोमीटर है, ठीक है बेटा, मूवमेंट्स ऑफ ब्रेथ आर यूज्ड यूजिंग स्पायरोमीटर। तो ये जो इक्विपमेंट है बेटा ये यूज किया जाता है फॉर असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। अगर बहुत सारे जो ऐसे वर्कर्स होते हैं कि जिसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कोयला खदान के हैं, माइन वर्कर्स है, इनमें स्पायरोमीटर में उनकी जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है या वॉल्यूम्स है कम समझ में आती है, मतलब कम पता चलता है अपने को। ठीक है, तो वॉल्यूम्स में अल्टरेशन होने की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो स्पायरोमीटर में पता चलता है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे बोल सकते हो क्लिनिकल असेसमेंट देता है पल्मोनरी फंक्शन का। ओके, तो जैसा कि बेटा आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है, ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरे वॉल्यूम्स को दर्शा रहा है। जो सबसे ऊपर है बेटा वो है आईआरवी, उसके नीचे है टीवी, उसके नीचे ईआरवी, सबसे नीचे आरवी। ठीक है, आरवी एंड ईआरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, एफआरसी। ठीक है, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, इनको मिला के बोला जाता है बेटा वाइटल कैपेसिटी, एंड टोटल जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो रहेगा उसको मैं बोलूंगा टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इन सब को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटीज। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। तो आपको पता है नॉर्मली, फोर्सफुल नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली जितनी अपन एयर अंदर लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम, जो जो कि होता है 500 ml। ठीक है, तो इसके हिसाब से अ हेल्दी पर्सन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली
6000 टू 8000 एयर पर एमएल, ठीक है ना? तो सही बात है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 500 एमएल अपन ले रहे हैं। एक इसमें जैसे तो अगर आप बोलेंगे, तो अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो 60 पर मिनट वो कितनी साँस लेगा? ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि एक हेल्दी पर्सन है, वो इंस्पायर या एक्सपायर कर रहा है, तो आपको पता है कि 500 एमएल मतलब टीवी है, वो नॉर्मली इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है। अब कितनी ब्रेथ्स लेता है वो? आपको पता है ना बेटा, 1 मिनट में वो 12 ब्रेथ लेता है। मतलब 12 बार वो 500 एमएल टीवी अंदर ले रहा है, टाइडल वॉल्यूम अंदर ले रहा है। तो उस हिसाब से आप ऐसे बोल सकते हो कि 500 इंटू 12 पर मिनट, मतलब पर मिनट वो 6000 के आसपास जो है एयर अंदर या फिर एक्सपायर कर रहा है, मतलब इंस्पायर या एक्सपायर कर रहा है बेटा, है ना? तो ये कैलकुलेशन आपको समझ गया है ना? चलिए इसके बाद आता है बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे, ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है आप इसको बोल सकते हो बेटा फोर्सफुल एक्सपिरेशन। देखिए वहां पे क्लियर कट लिखा है फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल सांस लिया अपने, उसके बाद बिना वो साँस छोड़े एक बार फिर से नई साँस ले रहे हैं उसमें, फ़ोर्सफुली ले रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इसको अपन बोलेंगे फ़ोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड ये जो होते हैं इसकी वैल्यू जो है बेटा 2500 के आसपास हो रही है। जैसे कि आप डायग्राम में भी दिख पा रहे हैं बेटा, इसका जो वैल्यू है 2500 से 300 एमएल के पास हो रहा है, ओके? जिस तरह से फ़ोर्सफुल इंस्पिरेशन है बेटा, उसी तरह फ़ोर्सफुल एक्सपिरेशन भी होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा फ़ोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब ना नॉर्मली आपने साँस छोड़ी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है, ये है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है नॉर्मल टीवी है, आपने साँस अभी यहाँ पे छोड़ी, ये आपने साँस ली, अंदर ली, ठीक है? ये होगी साँस अंदर, अब ये बाहर छोड़ी, यहाँ पे पहुँचे एंड अभी आपने फ़ोर्सफुल एक्सपिरेशन किया। फ़ोर्सफुल एक्सपिरेशन किया मतलब नॉर्मल साँस छोड़ी, उसके बाद बिना नई साँस लिए और साँस छोड़ी। तो ये जो साँस छोड़ी है बेटा, इसको आप बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम और ये कितना होता है? 1100 एमएल होता है ना? अब इसके बाद आता है बेटा आपका रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो है, ये कुछ भी नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि अमाउंट ऑफ एयर जो हमेशा रहती है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी कर देंगे पूरा, तब भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी थोड़ी एयर आपके लंग्स में रहती है बेटा। ये जो अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? इसको मैं बोलता हूँ रेसिडुअल वॉल्यूम एंड ये जो होती है बेटा ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 एमएल होती है ना? ठीक है? अच्छा ये क्या बोल रहा है और बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, वन कैन डिस्क्राइब पल्मोनरी कैपेसिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर क्लिनिक। तो इसमें ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इन सबको मिला के आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि कैपेसिटीज़ डायग्नोज़ की जा सकती है, ठीक है? तो जैसे अभी थोड़ी देर में और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है? अब जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया मतलब टीवी लिया एंड मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन लिया। तो ये दोनों चीज़ें मिला के क्या हो गई है? आप ऐसे बोल सकते हो दोनों चीज़ें मिला के मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई। मैं मतलब नॉर्मल कितना इंस्पायर कर रहा हूँ एंड फोर्सफुल कितना इंस्पायर कर रहा हूँ। तो ये हो गई मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आईआरवी और टीवी को मिला के मैं बोल सकता हूँ कि इतनी मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। अब जिस तरह से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, उसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। मतलब मैं कितना इन एक्सपायर कर सकता हूँ, ठीक है बेटा? तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन किए बाद मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गई नॉर्मल इंस्पिरेशन किया मैंने टीवी, ये है आईआरवी और इसके बाद है ईआरवी, ठीक है? तो मैंने नॉर्मल यहाँ पे क्या किया मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद मैंने फ़ोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, तो मैं कहाँ पहुँचा यहाँ पे। मतलब ये जो है, ये दोनों मिला के क्या हो गया, ये दोनों मिला के मेरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। मतलब मैं नॉर्मल कितना एक्सपायर कर सकता हूँ और मैं फ़ोर्सफुल कितना एक्सपायर कर सकता हूँ, ये मेरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन गई। दैट मीन्स टीवी प्लस ईआरवी इज़ इक्वल्स टू एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, है ना? इसके बाद आता है बेटा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आरवी एंड जो
ईआरवी है, आरवी एंड ईआरवी मिला के आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या हो गया, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद अपन कहाँ पहुंच गए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये सबसे नीचे है आरवी, इसके नीचे है ईआरवी, इसके ऊपर है टीवी, और सबसे ऊपर है बेटा आईआरवी। अब आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन तो कर लिया, ठीक है बेटा, मतलब ये जो है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम ये तो बाहर निकली, आपने अभी नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, लेकिन फिर भी आपके पास ये जो है ये दो वॉल्यूम्स अभी भी आपके पास है, और वही ये बोल रहा है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब आप यहाँ पे पहुंचे हो। एंड इसके बाद क्या क्या चीजें बची है बेटा, ईआरवी आरवी, तो ये दो चीजें मिला के क्या होगी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बेटा आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको पता है वाइटल कैपेसिटी क्या है, तीन वॉल्यूम्स का मिक्सचर होता है, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर of a person can breathe after a forced expiration। forced expiration करने के बाद कितना एयर वो ले सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ये हो गया आईआरवी, ये हो गया टीवी, ये हो गया ईआरवी, एंड इसके बाद होता है बेटा आरवी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद वो कहाँ पहुंचा, फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद यहाँ पहुंचा। अब वो क्या क्या चीजें अंदर ले सकता है, वो ले सकता है ईआरवी प्लस टीवी प्लस इंस्पिरेशन, मतलब यहाँ तक वो अंदर ले सकता है यहाँ से लेके, तो इन तीनों चीजों को वो अंदर ले सकता है, इंस्पायर कर सकता है, इसलिए वो क्या हो जाएगी बेटा उसकी वाइटल कैपेसिटी, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी चीजें रहेगी, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा, सब रहेगा उसमें, आरवी या फिर वाइटल कैपेसिटी, आप इसको आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में सब आ गए ना, वाइटल कैपेसिटी में आपको पता है क्या क्या आ गए, वाइटल कैपेसिटी में आपके आ गए है, यस, वाइटल कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड इसके बाद टीवी, ये तीनों भी चीज़ें वाइटल कैपेसिटी में आ गई, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम तो लंग्स में रहती ही है, ठीक है बेटा। तो इस मिला के आप ऐसे बोल सकते हो जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 लीटर रहती है, ठीक है बेटा। चलिए, जो आपको सबसे पहले बताया गया था बेटा, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, तो आपको पता है 1 मिनट में अपन कितने ये ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि अपन 500 ml टीवी ले रहे हैं, मतलब इंस्पायर कर रहे हैं, और कितने ब्रेथ्स लेते हैं अपन ऑन एन एवरेज पर मिनट, तो 12। तो आपको पता है 6000 to 8000 ml जो है वो अपना जो होता है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, जैसे आप बोल सकते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये सब तो हो गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है जो कि इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, इसको अपन बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं बेटा, तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया लंग्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो एयर होती है बेटा, ये जो ट्रकिया एंड ये जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है यहाँ तक ही जाती है। एक्चुअली जो एयर एक्सचेंज हो रही है वो आप ऐसे बोल सकते हो कि 385 ml होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ना कि 500 ml जो है अपन ने एयर अंदर लिए, उसमें से 150 ml जो है वो इधर ही रह जाती है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रहती है। ओनली 350 ml जो है वो पास होती है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेटा। तो ये जो एयर है जो यूज में नहीं है, या फिर 150 ml जो एयर है वो यूज में नहीं है बेटा, इसको मैं बोलता हूँ एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट डू नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज while some part of it retains in the nostrils and terminal bronchioles, ठीक है, बता ट्रकिया, नोज, नॉस्ट्रिल्स,
इस वाले एरिया में जो रहती है इसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, या आप इसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो ये 2 एक्स्ट्रा थी जो मैंने आपको इसके साथ बता दिया है ना? ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देख लेते हैं बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज़ द एल्वियोलाई पार्ट एंड इसके बाहर क्या है? ये जो है बेटा ये एटमॉस्फेयर है। एंड एटमॉस्फेयर में अगर आप बोलेंगे तो व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो बाहर का है बेटा, इसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ पे 159 है। जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 है बेटा, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 0.3। ठीक है? तो चलिए इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए अभी आपको पता है बेटा कि जो गैसेज़ होती है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेज़ है। मिक्सचर ऑफ गैसेज़ में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेज़ है। एंड ये जो है ये लंग्स में है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कॉन्सन्ट्रेशन चल रहा है, इस पे ऑक्सीजन का कोई ज़ोर नहीं चलता या फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हाई कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, इधर लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू इट्स लोअर प्रेशर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको अपन मतलब हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर पे बहेगी। ठीक है? तो जैसे कि अपने को पता है बेटा, तो ये जो है ये एल्वियोलार एयर है एंड एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 104 है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये कहाँ से कहाँ बहेगा? ये पल्मोनरी आर्टरी है बेटा, एंड ये क्या लेके आई है? ऑक्सीजन लेके आई, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई है। एंड यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो एल्वियोलाई में आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो बहुत कम होता है। ठीक है बेटा? मतलब टिश्यू से जब वो लेके आई है, तो ऑलमोस्ट 40 लेवल पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे है 104। तो आपको पता है कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। ठीक है? तो अब ये बन चुका है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स के पास आके अब ये क्या जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ लेके जाएगा? ये सिस्टमिक आर्टरी मतलब अयोटा उसको लेके जा रहा है। ठीक है? एंड अयोटा उसको कहाँ पे लेके जाएगा बेटा? टुवर्ड्स बॉडी टिश्यू। ठीक है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी उसको बॉडी टिश्यू के पास लेके जा चुका है। अब आपको पता है बेटा कि ये जो ब्लड है इसमें हाई कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है? एंड टिश्यू ने पूरा का पूरा ऑक्सीजन ले लिया है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस आर्टरी में से या पल्मोनरी वेन में से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। मतलब द ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन। अब इसका अगर आप बोलेंगे बॉडी टिश्यू में क्या बना हुआ है? बॉडी टिश्यू में बना हुआ है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कम है। तो यहाँ पे मान लीजिए 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 टू 40 जाएगा, एंड जो ऑक्सीजन है 95 टू 40 आएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, टिश्यू लेवल पे हो चुका है। देखिए बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 लेवल पे हो रहा है। एक हो रहा है पल्मोनरी लेवल पे, यहाँ पे, दूसरा जो है वो टिश्यू लेवल पे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो एक्सचेंज ऑफ गैस टेकिंग प्लेस एट 2 प्लेसेस। ठीक है? अब ये जो है ये पूरा ब्लड हो गया है डीऑक्सीजनेटेड, तो ये कहाँ जा रहा है? सिस्टमिक वेन के थ्रू जा रहा है। आपको पता है ना सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इसके थ्रू वो कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से वहाँ पे फिर से वापस कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास। वहाँ पे फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, है ना? तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पढ़ भी लेते हैं बेटा। द alveoli are the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occurs between blood and tissue, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज एट दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो कौन सी मेथड से ये होता है बेटा? ये डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है? बेस्ड ऑन प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको पता है द एयर विल फ्लो फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन
टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर गैसेस इन द मिक्सचर, ठीक है। चलिए उसके बाद solubility of some gases are thickness of the membrane involved in diffusion are important factors for rate of diffusion, ठीक है बेटा। तो thickness of the membrane पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। pressure contributed by an individuals in the gas of the mixture is called partial pressure, for example एक पर्टिकुलर गैस है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो प्रेशर वो एक्सर्ट करती है, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, इसको बोलता हूँ मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। इसको क्या बोलता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा मैं? इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा बाय PO2, या फिर अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे बोलूँगा? PCO2, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड द साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन 17.1, ठीक है। तो नीचे अपने को एक फिगर दिया हुआ है। चलिए, तो आपको पता है बेटा कि एटमॉस्फेयर एयर में 159 होती है, एंड इसके मुकाबले अगर आप बोलेंगे तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता है। इसलिए आप ऐसे बोल सकते हो द एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 104 पे आ जाएगी। इसके बाद आपको पता है कि एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, बट अभी-अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो द ब्लड में क्या हो जाएगा बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा एट पल्मोनरी लेवल, एंड अब ये गैस क्या हो जाएगी? अब आपको पता है ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब इट हैज़ ट्रांसफर्ड ऑक्सीजन, एंड अब ये जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है बेटा। अब ये जाके टिश्यू के पास जाएगा, तो आपको पता है बेटा सेकंड लेवल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, मतलब टिश्यू लेवल पे हो रहा है, ठीक है? तो 95 टू 40 हो जाएगा, ठीक है? अब इसी तरह आप ऐसे देखते हैं बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है। अच्छा, एक और चीज़ अपन इसमें याद रखेंगे कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया बेटा कि एक्सपायर्ड एयर जो होती है वो 116 होती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन अभी-अभी मैंने जो एक्सपिरेशन किया है, मतलब मैंने साँस छोड़ी, इसमें कितनी एयर है, कितनी ऑक्सीजन है, तो वो रहेगी बेटा 116, ठीक है? तो इंस्पायर मैंने किया है 159 या 158, लेकिन जो मैंने एक्सपायर किया है ना एयर, उसमें भी ज़्यादा ऑक्सीजन है। एल्वियोलाई में जितनी प्रेज़ेंट है ना, उससे ज़्यादा एयर मैं एक्सपायर करता हूँ बेटा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है बेटा? एंड जो एक्सपायर एयर है, ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल होती है, 32%, ठीक है बेटा? 32 होता है उसका लेवल, ठीक है? तो टिश्यू में आपको पता है बेटा कि टिश्यू में अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुकी है। ये आपको पता है ड्यू टू कॉन्संट्रेशन ग्रेडिएंट कहाँ जाएगा? फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है? तो ये ब्लड अब क्या हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब एल्वियोलाई में जाएगा, एंड एल्वियोलाई अगर आप बोलेंगे एटमॉस्फेयर में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल? 0.3 है, एंड इसके मुकाबले लंग्स में तो बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि अभी-अभी अपन ने पूरे टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गए हैं बेटा, तो वो कितना हो जाएगा? 0.3, मतलब 40 टू 0.3 बहेगा ड्यू टू कॉन्संट्रेशन ग्रेडिएंट, है ना? ये जो डायग्राम है बेटा, फॉर श्योर ये आ रहा है नीट 2020, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी कर देंगे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल पल्मोनरी जो आर्टरी है इसको ए बोल देंगे, ये जो पल्मोनरी वेन है इसको बी बोल देंगे, सिस्टमिक आर्टरी को सी बोल देंगे, एंड सिस्टमिक वेन को डी बोल देंगे, ठीक है बेटा? या फिर यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है इसके ऊपर भी ब्लैंक दे सकते हैं। ये एमसीक्यू फॉर श्योर आ रहा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है? ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ओके? नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? तो देखते हैं पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है? डायग्राम सेक्शन ऑफ एल्वियोलाइज विद पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है? अ, ओके, चलिए, तो ग्रेडिएंट एट अ प्रेजेंट ऑफ CO2 एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड एंड एल्वियोलर solubility ऑफ CO2 इज 20 टू 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा? तो आपको एक बात बता दूं कि ऑक्सीजन की अगर सोलिबिलिटी 1 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोलिबिलिटी है उसके मुकाबले 25 गुना होती है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की इसके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले 200 गुना ज़्यादा होती है। तो इतना बात याद रखेंगे बेटा, ठीक है? Can diffuse through diffusion membrane per difference in the partial pressure as much higher compared to oxygen, ठीक है? The diffusion membrane is
मेड अप ऑफ 3 बेसिक लेयर, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये 3 लेयर से बनी होती है। सबसे एक ये जो है बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है, ये हो गई सबसे थर्ड आउटर मोस्ट, ठीक है? तो 3 लेयर्स, ठीक है? नेमली द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है? तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम है बेटा, ये नंबर 1 लेयर होगी। इसके बाद उसके बीच में होता है बेटा बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि येलो से दिखाई दे रहा है आपको। देखिए उसके पीछे में येलो से बेसमेंट सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। एंड सबसे जो थर्ड होता है बेटा, वो होती है एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। तो ये जो थर्ड मैंने आपको बनाया है बेटा, इसको मैं बना देता हूँ ब्लू से, ठीक है? तो ये जो थर्ड है, ये होता है एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, ठीक है? तो एल्वियोलाई कैपिलरी जो होती है बेटा, ब्लड कैपिलरी, ठीक है? तो एक होती है एल्वियोलाई कैविटी की मेम्ब्रेन, उसके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, एंड थर्ड जो है बेटा, वो ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम होती है, ठीक है? तो इस तरह से 3 लेयर होती है इन द पल्मोनरी कैपिलरी, या फिर आप इसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है? अच्छा, इसकी जो थिकनेस है बेटा, एक बात अंडरलाइन करेंगे कि ये मिलीमीटर्स में ही होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है? चलिए, तो आ चुके हैं बेटा अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे। तो आपको पता है कि अपने को पढ़ना है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो ऑक्सीजन 97% इट इज कैरिड आउट बाय आरबीसी हीमोग्लोबिन, एंड जो बचा खुचा 3% है बेटा, वो काय में डिसॉल्व होके जाता है, प्लाज्मा में। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप बोलेंगे, तो इसमें आप बोल सकते हो कि 7, 25 एंड 70, 23, ठीक है? 7% इट इज डिजॉल्व्ड इन, किस फॉर्म में जाता है बेटा? जो 7% है, दैट इज इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में ट्रांसफर होता है बेटा। 23% ये जाता है आरबीसी के सरफेस पे, हीमोग्लोबिन पे, एंड जो 70% होते हैं, वो बायकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जाते हैं, सोडियम बायकार्बोनेट या पोटेशियम बायकार्बोनेट के फॉर्म में जाते हैं, है ना बेटा? ठीक है, तो ये आपको पता है कि ऑक्सीजन 97% RBC, 3% प्लाज्मा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 7% प्लाज्मा, 23% RBC एंड 70% बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाता है बेटा, ठीक है? चलिए, तो ये आपको पता है, ठीक है? ये यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ठीक है? देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 97% थ्रू आरबीसी एंड रिमेनिंग 3% इज कैरिड आउट थ्रू प्लाज्मा, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 25% एज आरबीसी, 70% एज बाइकार्बोनेट एंड 3% जो है बचा खुचा, ये डिजोल्व प्लाज्मा, ठीक है? ये जो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, जो आप बोल रहे हैं, ये 23% बोल सकते हो आप, कि 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कैरिड आउट थ्रू आरबीसी, है ना? ठीक है बेटा? चलिए, नेक्स्ट चीज पे आता है बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है 97% कैसे जाता है, 97% वो आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पे अटैच होके जाता है। तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। इस जुड़ने को अपन बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है रिवर्सिबल होता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि थोड़ी देर के बाद ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे ये एक, ये लंग्स है बेटा, ये लंग्स हो गए, ठीक है? लंग्स से ये जा रहे हैं लीवर के पास, ठीक है? या कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे मैं किडनी बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा? जैसे फॉर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये है किडनी, ठीक है? यहाँ से गया, किडनी के पास गया, ठीक है? तो आपको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये है आपका घर और ये है आपकी स्कूल। तो इतना याद रखिए कि फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो बस है बड़ी लिमिटेड है, ठीक है? बस बड़ी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ से एक बस जाती है, वो क्या करती है? वो जाती है, ले जाती है बच्चों को, एंड वहाँ से जो दूसरे हैं बॉडीगार्ड्स, उनको यहाँ पे लेके आके छोड़ देती है। तो आपको यहाँ तक लेके जा रही है, मतलब कहीं न कहीं ऑक्सीजन की डिलीवरी कर रहे हैं। बदले में ये जो है बेटा, ये लेके आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ठीक है? तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अब ये जो लेके जाते हैं, ये हीमोग्लोबिन ये काम कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब हीमोग्लोबिन जो है, सबसे पहले ऑक्सीजन को लेके जा रहा है टुवर्ड्स टिश्यू, वहाँ पे ड्रॉप करता है, एक बस की तरह है वो, ठीक है बेटा? एंड इसके बाद थोड़ी देर के बाद साइमल्टेनियसली जो है उसको डिलीवर कर दिया। आप स्कूल में हैं, तो कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके
वो टुवर्ड्स घर की तरफ चल देगा। वेरी क्लियर, ठीक है? ओके, तो ऐसा मैं एक्चुअली पढ़ाता था मेरे चाटे के बच्चों को, तो इसी तरह का मेरे को एग्जाम्पल याद है, इसलिए मैंने वैसा एग्जाम्पल दिया बेटा, ठीक है? चलिए, तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट एंड क्या बोल रहा है इसके बाद, कंटेनिंग आरबीसीज, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि वन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सैचुरेट करता है, क्योंकि इसमें Fe2 के 4 ये होते हैं बेटा, जैसे कि अगर आप डायग्राम देखेंगे उसका, तो ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है एंड इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे Fe2+ के 1, 2, 3 और 4 मॉलिक्यूल होते हैं। इसके ऊपर एक-एक ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। यहाँ पे होगा 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा 1 ऑक्सीजन, यहाँ होगा 1 ऑक्सीजन एंड यहाँ पे होगा 1 ऑक्सीजन। ठीक है बेटा? एंड यहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स भी होते हैं। ठीक है? प्रोटीन जो पार्ट होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बोलूँ P50, कभी-कभी ऐसा टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ सकता है, P50 किसी ने बोल दिया ना, तो समझ जाइए कि हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कभी आपको लिखा आया हुआ मिला P100, तो ऐसे समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है विथ ऑक्सीजन। मतलब कहीं न कहीं हीमोग्लोबिन पे 4 मॉलिक्यूल्स जब रहेंगे ऑक्सीजन के, तो वो होता है 100% सैचुरेटेड। जब हीमोग्लोबिन पे 2 मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसको बोलते हैं P50 और वो 50% सैचुरेटेड है। मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा? चलिए, तो इसके आगे लेके चलता हूँ मैं। तो आपको पता है बेटा कि हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए 2 से 3 चीज़ें, कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सैचुरेशन का मतलब है जुड़ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, इसके लिए 3-4 कंडीशन ज़रूरी होती है। जैसे मैं बोलूँ कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए लो, H+ आयंस चाहिए लो, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्संट्रेशन चाहिए लो, ठीक है बेटा? ठीक है? एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटे, इसके लिए सिचुएशन इसके एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी। टेम्परेचर ज़्यादा, H+ ज़्यादा, CO2 का कॉन्संट्रेशन ज़्यादा, ऑक्सीजन कम और इधर ऑक्सीजन ज़्यादा। तो आपको पता है बेटा कि अगर इस चीज़ का कर्व मैंने, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मैंने प्लॉट किया, तो मुझे कहीं न कहीं एक ऐसा सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इतना याद रखिए बेटा, लेफ्ट मतलब लंग्स, ठीक है? लेफ्ट मतलब क्या बोल रहा है? लेफ्ट मतलब लंग्स। तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब द कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब यहाँ पे लंग्स में ऐसी सिचुएशन है जो कि टेम्परेचर कम है, H+ आयंस लेस है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है। मतलब ये ऐसी सिचुएशंस है कि जो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड जोड़ेगी। ठीक है बेटा? ठीक है? एंड राइट साइड अगर वो चला गया इस साइड में, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी सिचुएशन आएगी जो टिश्यू साइड में है एंड टिश्यू साइड में आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी सिचुएशंस है कि जो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का बॉन्ड तोड़ेगी। वेरी क्लियर बेटा? जैसे हाई टेम्परेचर होना, H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना एंड ऑक्सीजन कम होना, ये सारी चीज़ें जो है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ती है। इसके अलावा एक और चीज़ है बेटा, 2,3-DPG, ये भी अगर बढ़ गया तो ये टिश्यू साइड में होता है बेटा। इसको बोलते हैं डायफॉस्फोग्लिसरेट। 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इसको बोलते हैं, 2,3 डीपीजी को। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा? एंड इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। ठीक है? तो आपको पता है अगर कोई हायर एल्टीट्यूड पे है या मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो 2,3 डीपीजी बनेगा। इसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। तो यही चीजें यहाँ पे दी हुई है बेटा। ठीक है? तो इतना याद रखेंगे, लेफ्ट साइड मतलब लंग्स के पास होगी एंड ये कर्व अगर टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा जुड़ रहा है एंड ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूट रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ
कि ये 100 पे है। अब ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब ऐसे जा रहा है। देखिए बेटा 80 हो चुका है, ठीक है? मतलब हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड जुड़ना हुआ या टूटना हो गया? टूटना हो चुका है। एंड अगर ये कर्व लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, तो देखिए कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का बॉन्ड जुड़ना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो जब लेफ्ट की तरफ जाएगा मतलब लंग्स की तरफ की सिचुएशन है बेटा, ये राइट की तरफ जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं आप ऐसे बोल सकते हो टिश्यू की तरफ जा रहा है। एंड जब हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ठीक है? एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, तो इसको बोलते हैं बोहर इफ़ेक्ट। मतलब ये जब राइट जाएगा तो वो बोहर इफ़ेक्ट दिखाएगा एंड जब वो लेफ्ट जाएगा तो वो दिखाएगा बेटा हेल्डाने इफ़ेक्ट, ठीक है? क्योंकि हेल्डाने इफ़ेक्ट क्या होती है? ज़्यादा कॉन्संट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है। बोहर इफ़ेक्ट क्या होता है बेटा? बोहर इफ़ेक्ट आप ऐसे बोल सकते हो, ज़्यादा कॉन्संट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, हेल्डाने इफेक्ट में क्या हो रहा था बेटा? हेल्डाने इफेक्ट में ज़्यादा कॉन्संट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूट रहा था। वेरी क्लियर? तो ये हो गया हेल्डाने इफेक्ट एंड ये हो गया बोहर इफेक्ट। ठीक है? तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, है ना? चलिए, तो इतना अपने को समझ गया। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें मैं आपको हाइलाइट कराना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था बेटा कि ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड डिसोसिएशन कर्व इट इज हाईली यूजफुल फॉर स्टडिंग द इफेक्ट फैक्टर्स लाइक PCO2 एंड concentration द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड विथ हीमोग्लोबिन इन एल्वियोला वेयर द हाई PO2 ज़्यादा है, PCO2 लो है, H प्लस लो है एंड लो टेम्परेचर। तो आपको पता है बेटा लंग्स में एल्वियोला में ये सारी चीज़ें कम होती है। दीज आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, इसके लिए फेवरेबल सिचुएशन कहाँ पे है? लंग्स में है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट आप ऐसे बोल सकते हैं, वेर एज इन टिश्यू द लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर की वजह से डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड विथ हीमोग्लोबिन एट लंग सरफेस एंड डिसोसिएट एट टिश्यू। ठीक है बेटा, एक पॉइंट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे साइड में, दैट इज every 100 ml of oxygen can deliver 5 ml of oxygen to normal situation। मतलब क्या बोल रहा है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन, 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। लेकिन इसमें एक और बात है बेटा, एक छोटा सा क्रच है यहाँ पे कि इट कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें से वो डिलीवर करता है 5 ml। देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, छोटी सी बात है लेकिन भूलने का नहीं है बेटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इट डिलीवर्स। ठीक है, लेकिन वो कैरी कितना करता है बेटा? वो कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। वेरी क्लियर? तो इस बात को अपन याद रखेंगे। ओके, एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है डॉल्टन लॉ, आपको पता है बेटा डॉल्टन लॉ क्या होता है? अगर आप बोलेंगे डॉल्टन्स लॉ, तो डॉल्टन लॉ क्या बोलता है बेटा कि ईच गैस इन अ मिक्सचर exert its own pressure independent of the pressures of other gases। ठीक है, तो एक गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो एक जगह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पे बहेगी। ठीक है बेटा, ये डॉल्टन गैस लॉ बोलता है। इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि बॉयल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे कि जब भी अपन देख चुके थे कि जब वॉल्यूम कम हुआ था तो प्रेशर बढ़ गया था। ठीक है, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था ना कि जब आपको एक्सपायर करना है, ठीक है, तो आपको कहीं न कहीं वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमैटिकली। ठीक है बेटा? एंड इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सपिरेशन होगा। इसका एग्ज़ैक्टली अपोज़िट हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ कि इंस्पिरेशन करना है।
इंस्पिरेशन करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर घटाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वेरी क्लियर। तो ये बॉयल्स लॉ होता है बेटा, द प्रेशर ऑफ अ गैस in a closed container is inversely proportional to the volume of the container. If the size of the container is increased, the pressure of the gas inside decreases. ठीक है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसके ऊपर कभी कभी एक मुझे बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन मिला था बेटा, कि अगर आपने एक सांप को, इफ यू केप्ट अ स्नेक इन अ ट्यूब, ठीक है, एक इसमें एक सांप को रख दिया एंड यहाँ का जो प्रेशर है वो कम कर दिया, तो क्या होगा? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बेटा ये जो सांप है, इस सांप में से बबल्स निकलेगी एंड वो जो सांप है वो मर जाएगा। वेरी क्लियर बेटा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम कर दिया आपने, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना उस सांप का, एंड इसकी वजह से उसके अंदर से एयर बबल्स निकलेगी एंड वो पूरा बर्स्ट होने के भी चांस होते हैं बेटा। ठीक है, तो इस चीज को अपन याद रखेंगे। ओके, चलिए बिफोर वी स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, एक चीज देख लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी एमसीक्यू छूटे, तो हो सके तो एनसीईआरटी के ही बाजू में इस लाइव लेक्चर के दौरान बेटा अपन सारी चीजें देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है, respiratory quotient is the volume of carbon dioxide given off to the volume of oxygen taken in। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बेटा कि मैंने फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर किए, बदले में मैंने कितने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अंदर लिए एंड उसके बदले में मैंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल मैंने 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज किया। तो ये डिपेंड होता है बेटा फूड टू फूड पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब कार्बोहाइड्रेट डाइट खाया, जब मैंने कार्बोहाइड्रेट डाइट खाया, तो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, मतलब ये हो गया 1। जब मैं प्योर कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ तब ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट हो जाता है 1। लेकिन जब मैं मिक्स डाइट खा रहा हूँ या जब मैं प्रोटीन डाइट खा रहा हूँ, तो मैंने 100 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर लिए एंड बदले में 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े, मतलब ये वैल्यू हो गई 0.8। मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशंट इन केस व्हेन अ पेशेंट अ पर्सन इज ईटिंग अ मिक्स्ड डाइट या प्रोटीन डाइट, तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट कितना हो जाता है 0.7। एंड अगर वो फैट खा रहा है, तो आपको पता है बेटा कि वो सिर्फ 70 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज करता है। तो इस केस में अगर आप बोलेंगे फैट के केस में कितना हो जाएगा बेटा रेस्पिरेटरी क्वोशंट 0.7। ठीक है, तो आपको पता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट कार्बोहाइड्रेट के केस में रहेगा बेटा 1 1 रहेगा। ठीक है, मिक्स डाइट या प्रोटीन के लिए रहेगा बेटा 0.8। एंड अगर अपन फैट डाइट खा रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी 0.7, 70/100 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इतना अपने को याद रखना है। ओके, चलिए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट करता है बेटा। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो 7% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, 23% इट इज कैरिड आउट बाय आरबीसीज हीमोग्लोबिन, एंड जो 70% है बेटा दैट इज कैरिड आउट बाय बाइकार्बोनेट आयंस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए तो 7% प्लाज्मा में तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिसॉल्व फॉर्म में जा रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो 23% है वो है आरबीसी पे। एंड आरबीसी पे वो किस फॉर्म में जाता है, जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, जैसे ऑक्सीजन ट्रैवल हो रहा था ना बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल होता है कार्बा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है 20 to 25%, मैंने 23% लिया है क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द जो मेन पार्ट है बेटा वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जाता है। अब ये कैसे होता है इस चीज को देखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे partial pressure of carbon, major factors that could affect when partial pressure of carbon dioxide is high and PO2 is low, the tissue binding of carbon dioxide occurs। ठीक है, तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं बोहर इफेक्ट को बता रहा है बेटा कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 होता है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है एंड जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बढ़ जाता है। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है टेक्स प्लेस। ठीक है, कार्बिन हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस दैट इज CO2
विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट एल्वियोलाई, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी अभी हीमोग्लोबिन जो लेके गया है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो किसको दे देगा, एल्वियोलाई को दे देगा, ठीक है। आरबीसी कंटेन्स वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम called carbonic anhydrase and minute quantity of which is present in plasma too। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नीट 2020 के लिए कि आरबीसी के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम का एंड प्लाज्मा में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब ये क्या करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, आपको पता है बेटा कि ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाला है। अब ये सीधी-सीधी आपको पता है बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है, वो क्या बोल रहा है देखिए, अभी-अभी टिश्यू से CO2 निकला है, CO2 ने क्या वाटर यहाँ पे आरबीसी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, वाटर का कंटेंट भी आ चुका है। इसके बाद वाटर किसके साथ जुड़ने वाला है, ड्यू टू एन एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, इसका कन्वर्जन किस में हो चुका है बेटा, बायकार्बोनिक एसिड में हो चुका है, ठीक है बेटा, कार्बोनिक एसिड में हो चुका है, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल होती है एंड अनस्टेबल होने की वजह से आप देख पा रहे हैं इस वो जो है वो कन्वर्ट हो रही है बेटा बायकार्बोनेट आयन एंड H+ आयंस में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बेटा, जैसे आप बोल सकते हो ये जो है भले ही ये पूरा आरबीसी के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे इमेजिन कीजिए बेटा, यहाँ पे प्लाज्मा है तो बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है आरबीसी के अंदर एंड ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये आरबीसी के बाहर निकल जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन निकल गया आरबीसी के बाहर, ये आ चुका है अभी प्लाज्मा में, ठीक है बेटा। एंड इसके बदले में देखिए आपने एक निगेटिव आयन को बाहर भेजा है, तो आपको एक निगेटिव आयन को अंदर भेजना पड़ेगा। तो इसके बदले में क्लोराइड आयन जो है बेटा वो शिफ्ट हो जाता है, कहाँ से टूटा ये, NaCl था थोड़ी देर पहले एंड KCl रहे प्लाज्मा में, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का बॉन्ड टूट गया। अब सोडियम एंड क्लोराइड का बॉन्ड टूट गया तो क्लोराइड अंदर चला गया। इसी चीज को बोलते हैं बेटा क्लोराइड शिफ्ट, या इसको आप बोल सकते हो हैमबर्गर शिफ्ट, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, हैमबर्गर्स शिफ्ट, जब क्लोराइड आयन अंदर आता है एंड बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाता है, ठीक है बेटा। तो अब आपको पता है कि ये जो सोडियम है ये खाली हो चुका है क्योंकि यहाँ से Cl जो है वो जा चुका है। तो अब कौन-कौन बचा है यहाँ पे? यहाँ पे बचा है सोडियम एंड पोटेशियम। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स है, ठीक है? तो ये किसके साथ जुड़ने वाले हैं? ये सोडियम एंड पोटेशियम के साथ जुड़ जाएँगे। देखिए, तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो कि कहाँ बने हैं? प्लाज्मा में। ये इसी तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम लंग्स और किडनी टुवर्ड्स लिवर, ठीक है बेटा। तो इतनी बातें याद रखनी है कि जब आरबीसी में से बाइकार्बोनेट आयन बाहर चला जाता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। एंड क्लोरीन अंदर आता है, वेरी क्लियर बेटा। तो इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं या इसको हैमबर्गर शिफ्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड ये जो है ऐसे ही चलते रहता है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि 70% ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस एज बाइकार्बोनेट आयन। कौन से बाइकार्बोनेट आयन? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही चले जा रहे हैं टूवर्ड्स लंग्स। लेकिन जैसे ही लंग्स आते हैं बेटा आरबीसी हो जाता है बेईमान। आरबीसी बोलता है कि भैया मैंने तेरे को जो ये क्लोराइड दिया था, सॉरी बाइकार्बोनेट दिया था, ये आप सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लेके चल रहे हो, वो मुझे वापस दो। तो इसका रिवर्स होता है। अब ये क्या बोलता है, ठीक है ये ले, तू अपना बाइकार्बोनेट आयन ले ले वापस और मेरे को क्लोरीन आयन वापस दे दे। तो फिर से एक्सचेंज हो जाता है बेटा आयंस का। अब ये जो रिएक्शन है रिवर्स हो जाएगी क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन वापस आ गया है एंड वो फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, H+ आयंस। एंड ये H+ आयंस अभी तक जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ था ये वापस मिल जाता है एंड ये वापस किस में बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाता है बेटा। एंड कार्बोनिक एसिड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 एंड वाटर में। एंड ये जो CO2 है ये वापस से लंग्स के थ्रू बाहर एक्सपायर होता है, वाटर भी एक्सपायर होता है बाहर,
वेरी क्लियर? तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि टिश्यू से निकले कार्बन डाइऑक्साइड गया, कार्बनिक डाइऑक्साइड जाते बराबर कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम के फॉर्म में कार्बोनिक एसिड बनाया। थोड़ी देर के बाद उसने बाइकार्बोनेट आयन एंड H+ आयन बनाया। ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के बाहर गए एंड उसने NaHCO3 एंड KHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म बनाया। बदले में क्लोरीन आयन अंदर आया था। इस क्लोरीन आयन के अंदर आने को अपन ने क्या बोला था बेटा? क्लोराइड शिफ्ट। एंड ये इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हैम्बर्गर शिफ्ट। बट आरबीसी जैसे ही निकला किडनी से तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही लंग्स आने लगा तो आपको पता है बेटा आरबीसी हो गया बेईमान। उसने क्या बोला? मेरा बाइकार्बोनेट आयन वापस दे एंड अपना क्लोरीन आयन वापस ले। तो इसकी वजह से ये रिवर्सल ऑफ रिएक्शन चालू हो गई बेटा एंड फाइनली फिर से प्रोडक्ट क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड इसकी वजह से फिर ये जो है बाहर चला गया फ्रॉम लंग्स। वेरी क्लियर बेटा? तो इतना ही है यहाँ पे। तो अभी इस चीज को अपन रीड आउट भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एट द टिश्यू वेयर partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इसने क्या फॉर्म कर लिया? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म कर लिया एंड H+ आयन। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, एट एल्वियोलर वेट PCO2 इज लो। ठीक है, तो PCO2 वहां पे लो होता है। द रिएक्शन ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O टेक्स प्लेस। तो जब एल्वियोलाई आते हैं तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाती है, जब टिश्यू आता है तो इस डायरेक्शन में आता है। एंड आपको पता है बेटा यहाँ पे एक फिनोमेना होने वाला है कि क्लोराइड आयन अंदर आएगा, तो इसको क्या बोलता हूँ मैं? हैम्बर्गर शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट बोलता हूँ। ठीक है, चलिए, thus the trapped bicarbonate ion at tissue level is transported to the alveoli and released as CO2। ठीक है, every 100 ml of deoxygenated blood can deliver। तो ये आपको पता है बेटा 100 ml of कार्बन डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है बेटा वो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर कर पाता है। वेरी क्लियर? तो ये भी एक स्टार मार्क वाला है। और इसमें जो था बेटा हैम्बर्गर शिफ्ट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, चलिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए बेटा एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान से आप ऐसे बोल सकते हैं कि अ, ऐसे कोई तो भी एक रिपोर्टर ने देख लिया कि कोई एक अम, आतंकवादी है जो आ रहा है टुवर्ड्स इंडिया। तो उसने इमीडिएटली कॉल किया। किसको कॉल किया उसने? इमीडिएटली कॉल किया है डिफेंस मिनिस्टर को। कि डिफेंस मिनिस्टर ऐसा देखिए आप, ऐसा मैंने आतंकवादी गतिविधियां देखी है, मुझे ऐसा लगा दिखाई दे रहा है कि 4-5 आतंकवादी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके, एलओसी क्रॉस करके टुवर्ड्स इंडिया आ रहे हैं, ये कोई तो गतिविधियां करेगी करके। जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर को ये न्यूज़ मिलती है कि अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है अच्छा इनकी इतनी हिम्मत, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे सोल्जर्स को बोल के इनको ठिकाने लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 3 रूल्स होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टर जिसने न्यूज़ दी कि ऐसे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दूसरा, ये जो मेन बॉस है, जो मेन बॉस है बेटा वो डिफेंस मिनिस्टर है। एंड डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया? डिफेंस मिनिस्टर ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि एक काम करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग, अनवांटेड लोग आ चुके हैं, आतंकवादी आ चुके हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालो या इंडिया से बाहर निकालो। ये कहानी समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में यही काम कौन कर रहा है बेटा? आपको पता है रिसेप्टर्स है। आपको पता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा एंड पल्मोनरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये पूरे बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, लंग्स की स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी, ब्रेन के एरिया में बहुत सारे रिसेप्टर्स है कि जो एयोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज होते हैं, यहाँ पे भी होता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं मेनली, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन चीज क्या डिटेक्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना एंड H+ आयंस का बढ़ना। जैसे ही ये बॉडी में बढ़ने लगे, सबसे पहले ये किसको सिग्नल देते हैं? सबसे पहले ये सिग्नल देते हैं पॉन्स एंड मेड्यूला, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बेटा। ठीक है, तो पॉन्स एंड मेड्यूला को ये सिग्नल देते हैं। जैसे ही पॉन्स एंड मेड्यूला को सिग्नल मिलता है, वैसे ही वो अपने सोल्जर्स से काम कराता है। उसके सोल्जर्स क्या है बेटा? रेस्पिरेशन के मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है,
लंग्स के मसल्स है, डायफ्राम है, एक्सेसरी मसल्स है, मतलब ये उसके सोल्जर्स है। अच्छा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है क्या? चलिए, तो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि लंग्स जो पॉन्स एंड मेडुला है, वो लंग्स के मसल को ऑर्डर देके अपना काम करा लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, ठीक है? तो ये एक छोटी सी कहानी थी। अब देखिए आप, ये आपको टॉपिक कितना इजी लगता है बेटा। तो आपको देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है बेटा। इट इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है, मेनली। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं बेटा, इसको अपन याद रखेंगे। द स्पेशलाइज सेंटर is in medulla of the brain called respiratory rhythm system. It is the primary. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पॉन्स है या मेड्यूला है रेस्पिरेशन के लिए? प्राइमरी इम्पोर्टेंट है बेटा मेड्यूला, ठीक है। प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्या है, मेड्यूला, क्योंकि पॉन्स के पास भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो मेड्यूला को पास करेगा। वेरी क्लियर बेटा। इसके ऊपर कभी कभी एमसीक्यू भी आता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, आप ऐसे बोल सकते हो, वो किसको मतलब सबसे सिग्नल लेता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता कहाँ पे है? ये होता है मेड्यूला में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉन्स भी इसको रिस्पॉन्स देता है। अनदर, ठीक है, दूसरा जो सेंटर है वो कहाँ पे है बोल रहा है, देखिए, अनदर सेंटर इज प्रेजेंट कॉल्ड नीमोटैक्सिस सेंटर। तो ये आपको पता है बेटा, ये कहाँ पे होता है? ये होता है पॉन्स में। पहला प्राइमरी कहाँ पे होता है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेड्यूला। सेकेंडरी या फिर नीमोटैक्सिस सेंटर जो है बेटा, वो पॉन्स में होता है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ respiration, inspiration, thereby respiration rate, ठीक है। The chemosensitive area situated in the region are highly sensitive of PO2, ठीक है। तो ये इसमें याद रखेंगे बेटा, ये हाईली सेंसिटिव दो ही चीजों के लिए है, एक है CO2 एंड दूसरा है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है बेटा। तो इतना याद रखेंगे कि ये हाइड्रोजन आयंस एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। मेक अ नेसेसरी एडजस्टमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कभी कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ चुका है एंड जैसे ही इनके कीमो रिसेप्टर्स को मिलता है तो सबसे पहले पॉन्स एंड मेडुला जाग जाते हैं एंड पॉन्स एंड मेडुला इसका, आप ऐसे बोल सकते हो, एक्सपीरेशन करा देंगे, ठीक है। चलिए, दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है बेटा कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब सबसे पहले अगर ये किसी चीज को, ये जो सेंसर्स है, ये किसी चीज को लेंगे तो वो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कम हो जाना ये इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इस चीज को अपन देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक छोटी सी चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं हेरिंग ब्यूरर्स रिफ्लेक्स, ठीक है। तो हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा कि आपके बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब आप सांस कंटिन्यूअसली लिए जा रहे हैं विदाउट सांस छोड़े, कंटिन्यूअसली छोड़ लेते जाएंगे तो आपके बॉडी के जो लंग्स है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही एयर अंदर ले पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा अगर आप एयर अंदर लेंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके जो लंग्स है वो बर्स्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स होता है, स्ट्रेच बताता है, स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्स होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। एंड एक प्रोटेक्टिव रेगुलेशन होता है बेटा, and जिसकी वजह से आपके लंग्स जो है वो फटते नहीं है एंड उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। वेरी क्लियर। चलिए, देखते देख पा रहे बेटा, अपन नेक्स्ट चीज पे आ चुके हैं, डिसऑर्डर। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आएगा फॉर श्योर। नीट 2020 में एक एमसीक्यू आ रहा है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पक्का गारंटी है, स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार कर लो, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको पता है बेटा अस्थमा, सबसे पहले आता है अस्थमा। तो आपके सामने आपको एक डायग्राम आ चुका है कि नॉर्मल एयरवे जो होता है वो कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही अस्थमेटिक पेशेंट का है, इसका जो होता है एयरवे, ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है बेटा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है इस तरह से। एंड ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक अगर आप बोलेंगे तो पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो है, ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं आती है, ठीक है बेटा।
तो ब्रोंकाई इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इनिशियल डेज की जो एलर्जीज होती है, इसकी वजह से भी आप एलर्जिक प्रॉब्लम से भी अस्थमा हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इसकी वजह से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है, जो एम्फाइजेमा से इसको दूर मतलब डिफरेंशिएट करती है बेटा, जिसको अपन बोल सकते हैं व्हीजिंग साउंड, मतलब सीटी निकले जैसी आवाज़ निकलती है बेटा, ठीक है, सांस लेते समय, तो इसको आप बोल सकते हो दमा। इसके लिए आपको पता है ना बेटा कि बहुत सारे जो इनहेलर पंप वगैरह होते हैं बेटा, उसको लेना चाहिए करके, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखेंगे और ये व्हीजिंग साउंड को अंडरलाइन कर लीजिए कि अस्थमा में, दमा में व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है, ठीक है। इसको आप इसमें बोल सकते हो कि जो अपन इनहेलर ले रहे हैं ना, इसको स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी बोलते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल ही टाइट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं इनहेलर बहुत सारे रखने चाहिए आपके साथ, अगर कहीं पे भी कुछ खत्म हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो करके। दूसरा आता है बेटा एम्फाइजेमा, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके डायग्राम भी आ चुकी है, आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि जो एल्वियोला है, अगर कंटिन्यूअसली कोई सिगरेट पी रहा है तो यहाँ पे एल्वियोला में उसकी डर्ट जमा हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ गया या घट गया? ऑफकोर्स आपको पता है बेटा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब डिफिकल्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो चुका है बेटा, ठीक है। तो इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये मेनली होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू डिक्रीज सरफेस एरिया, इट इज कॉज ड्यू टू मेनली ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, है ना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट डिजीज जो एनसीईआरटी में नहीं दी है बेटा, दैट इज सीओपीडी, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि जब अस्थमा, एम्फाइजेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये तीनों भी बीमारियां एक साथ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सीओपीडी। जब हो जाए अस्थमा, एम्फाइजेमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये तीनों भी बीमारियां अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो बीड़ी पीने वाले, इनसे भी आप ऐसे बोल सकते हो कि म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट ज़्यादा है, इतना सारा टार जा रहा है इनके बॉडी में, है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है बेटा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा लास्ट जो है, दैट इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। आपको पता है बहुत सारे लोग जो है फाइन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग, एस्बेस्टोस, इसके अलावा भी बहुत सारी अ, जगह है जहाँ पे करते हैं काम, ठीक है। फाइब्रोस, जहाँ पे सिलिका वगैरह रहता है, ठीक है। इसकी वजह से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके लंग्स में छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको सीवियर बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारी है बेटा, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोसिस होता है, इसमें होता है इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस मिनरल्स, एस्बेस्टस पार्टिकल्स, बॉक्साइट फाइब्रोसिस, इसमें सिलिका या एल्यूमिनियम जाता है, सिडेरोसिस, ठीक है, बेरिलियोसिस, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे इसके अलावा भी होते हैं बेटा कि जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है। माइन वर्कर्स जो होते हैं, जो कोयले की खदान में जाता है, इनमें मोस्ट कॉमन होता है बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट भी देख लेता है बेटा। ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आपको पता है बेटा इसमें से इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस, इतना यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद एटमॉस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी सेल्स। तो आपको पता है बेटा कि CO2 अगर आप एटमॉस्फेयर में देखेंगे ना, तो 0.3% ही है, ठीक है। जो मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, वो होती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद एरागॉन, एंड नंबर चौथे नंबर पे मोस्ट अबंडेंट है बेटा 0.3, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को पता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस बाय द सेल इज ब्रीथिंगली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। तो इसमें से एज सच कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अपने को पता है कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, कि ऑक्सीजन इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन,
ठीक है। CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूस रिमूवल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। C6H12O6, ठीक है, आपको पता है। फिर इससे क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O, एंड एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, इन सिंगल सेलुलर रेस्पिरेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि 38 ATP बनते हैं। इसमें से 36 जो है वो एक्चुअली ये हो जाते हैं बेटा, मिलते हैं। 2 जो ATP होते हैं वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाते हैं इस प्रोसेस में। तो एक्चुअल नेट जो ATP प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है, दैट इज 36 ATP, है ना, ठीक है। ओके, तो आ चुके हैं बेटा अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब आपको पता है बेटा, अलग अलग फाइलम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा में जो होते हैं बेटा, उनके पास होते हैं बुक लंग्स, या फिर हो सकता है बेटा बुक गिल्स, या उनके पास होता है बेटा ट्रकियल सिस्टम, ठीक है। तो ट्रकियल सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा के पास। इसके बाद अगर आप बोलेंगे बर्ड्स, तो बर्ड्स में होते हैं बेटा लंग्स। अगर स्पॉन्जेस बोलेंगे, तो स्पॉन्जेस में आपको पता है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम था, याद है ना, पोरिफेरा स्पॉन्जेस, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम था, ठीक है। ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आ रहा था, स्पॉन्जोसिल कैविटी में था, एंड ऑस्कुलम से बाहर जा रहा था, ये याद है अपने को। एक्वाटिक फिशेस, इनके पास गिल्स होती है बेटा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कॉकरोच, तो कॉकरोच के पास स्पाइरेकल्स वगैरह होता है, ठीक है बेटा। फ्रॉग जो है एम्फीबिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा कि इनके पास रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, ठीक है। मैमल्स हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, ठीक है, बॉडी सरफेस से भी करते हैं बेटा। इंसेक्ट्स के पास ट्रकियल ट्यूब्स होते हैं बेटा। इसके अलावा मैमल्स रेस्पायर थ्रू स्किन, ठीक है। एम्फीबिया जो होते हैं वो लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं। आपको पता है बेटा कि एम्फीबिया मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स से रेस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब वो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, ओके। इसके बाद आता है बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि जो बाहर साइड में है, उनको अपन बोल सकते हैं नॉस्ट्रल्स, या आप इसे बोल सकते हो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं। इसके बाद अगर आप अंदर जाएंगे, तो इंटरनल लेयर्स भी होता है बेटा, एंड इसके बीच में जो होता है, इसको आप बोल सकते हो नेजल चेम्बर, ठीक है बेटा। तो इतनी सारी चीजें इसमें आती है, ओके। अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपन अबाउट द अपर लिप, तो अपर लिप के ऊपर होते हैं नॉस्ट्रल्स, ठीक है। इसके बाद आपको पता है बेटा कि ये चालू होगा फेरिंग्स में, ठीक है। तो अगर आपको पता है, तो फेरिंग्स के भी 3 हिस्से होते हैं। जो नाक के एंड पे होता है, इसको बोलते हैं बेटा नेजोफेरिंग्स। इसके बाद ओरल कैविटी के एंड पे जो होता है, इसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। एंड लास्ट जो ट्रकिया के ऊपर एंड आगे साइड में रखा होता है बेटा, इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है बेटा। तो 3 तरह के फेरिंग्स होते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स, ठीक है। इससे आप ऐसे बोल सकते हो, आपको याद है ना यूस्टेशियन ट्यूब, जो आपको सुने थे कि जो कान को जोड़ता है बेटा, तो वो नेजोफेरिंग्स वाले एरिया से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को पता है बेटा। तो ये फेरिंग्स वाला हिस्सा हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद क्या आती है बेटा, फूड पाइप आती है। फूड पाइप, अच्छा, लैरिंग्स के बारे में, उसके बाद आता है बेटा लैरिंग्स वाला रीजन। लैरिंग्स आपको पता है, इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। क्योंकि अगर आप लैरिंग्स को देखेंगे, तो लैरिंग्स का जो हिस्सा है, ये 5 चीजों से बना होता है, एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। एंड इसमें भी अगर आप बोलेंगे, तो लैरिंग्स में 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं बेटा। एक होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, एक होता है थायरॉइड कार्टिलेज, एंड एक होता है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब ये जो है इनका जो पोजीशन है बेटा, इस तरह से होता है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये जो बीच में है बेटा, ये है थायरॉइड कार्टिलेज। इसके आजू बाजू में 2 होते हैं एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एंड इसके नीचे में जो है बेटा, ये होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब आप बोलेंगे कि इनके बीच में
जो वोकल कॉर्ड्स है वो कैसे होते हैं, तो दो एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में होते हैं बेटा वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में होते हैं वोकल कॉर्ड्स, इन दोनों के बीच में जुड़े होते हैं वो, ठीक है बेटा। एंड अगर आप पोजीशनिंग बोलेंगे तो ड्यूरिंग साउंड प्रोडक्शन, अगर आप बोलेंगे तो अगर जब ब्रीदिंग चल रही है तो जो वोकल कॉर्ड्स है इन ये अवे अवे होते हैं, इस तरह से दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब साउंड प्रोडक्शन की बात आती है तो वोकल कॉर्ड्स की जो लोकेशन है वो पास पास आ जाती है, क्योंकि इन वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को याद है, ठीक है। ट्रकिया के बारे में एक और बात याद रखेंगे बेटा, कि ट्रकिया कार्टिलेजिनस एक ये है बेटा, ठीक है। ट्रकिया आपको पता है एयर पाइप जिसको अपन बोल रहे हैं, इसके ऊपर साइड में ये लैरिंग्स वाला हिस्सा है, ये हो गया ट्रकिया। एंड इसको होते हैं 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं बेटा, ठीक है। ये क्यों होते हैं वहां पे, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया, ठीक है। कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए होता है। अगर आप बोलेंगे तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा वाले रीजन में ये जो है, दिस इज द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, यहाँ पे उसका बाइफर्केशन चालू हो जाता है। मतलब ये राइट एंड लेफ्ट थोरैसिक ब्रोंक्यूल ब्रोंक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ब्रोंकाई में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे एक पॉइंट होता है बेटा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसको बोलते हैं करीना। करीना मीन्स द पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, जहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई निकलते हैं, इनको क्या इसको क्या बोलते हैं बेटा, करीना बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म है, आप इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है। तो आपको पता है इसके बाद साउंड बॉक्स उसको बोलते हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। इसके बाद स्वेलोइंग ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर क्या चिपक जाता है बेटा, एपिग्लोटिस। देखिए ये हो गया ग्लोटिस, इसके ऊपर आता है एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये फूड की एंट्री को एयर पाइप में रोकता है, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह है कि जो फूड की एंट्री को रोकता है इनटू द एयर पाइप, ठीक है। इसके बाद वो कन्वर्ट होता है बेटा, जो ट्रकिया है कन्वर्ट होता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई में, ठीक है। तो आपको पता है ये प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद एक छोटी सी चीज और है बेटा, कि अगर आप लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स, ये जो राइट वाला लंग है ये राइट लंग है, और ये हो गया लेफ्ट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। तो ये जो राइट लंग होता है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, एंड इसमें दो फिशर्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर, एक होता है हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ये ऑब्लिक फिशर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ये हो गया ऑब्लिक फिशर। तो हॉरिजॉन्टल फिशर ने दो लोब बना लिए, तीन लोब बना लिए बेटा इसमें। ये हो गया सुपीरियर लोब, ये हो गया मिडल लोब एंड ये हो गया इंफीरियर लोब। जबकि अगर आप बोलेंगे तो लेफ्ट लंग में सिर्फ एक लोब होता है, दैट इज ऑब्लिक लोब। एंड ऑब्लिक लोब कितने हिस्से में डिवाइड करता है बेटा, एक सुपीरियर लोब एक इंफीरियर लोब, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो राइट लंग में तीन लोब होते हैं, इतना अपन याद रखेंगे, ओके, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने डायग्राम आ चुका है बेटा, कि ये जो है ईच ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड होता है बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्राइमरी, प्राइमरी का फर्दर सेकेंडरी, सेकेंडरी का फिर टर्शरी, टर्शरी के बाद फर्दर इसका डिवीजन होता है बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ओके, तो इतना अपने को पता चल गया, ठीक है। एंड सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है ना। तो इसके एंड में क्या चिपका होता है, एल्वियोलाई। तो अंगूर के गुच्छे की तरह ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा अपने को एल्वियोलाई का, ठीक है। टू लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, जिसके बीच में होता है बेटा प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये लंग्स है, ठीक है बेटा, तो इसकी दो कवरिंग होती है। outer bone is called parietal pleura and the inner is called visceral pleura, ठीक है बेटा। अंदर बाहर का जो है parietal pleura है एंड अंदर का जो है वो
विसरल प्लूरा है। ठीक है, कौन सा वाला प्लूरा है? विसरल प्लूरा। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है बेटा, जिसको मैं बोलूंगा प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, बाहर की कवरिंग को बोलता हूँ पैराइटल प्लूरा, अंदर की कवरिंग को बोलता हूँ विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, जिसको मैं बोलता हूँ बेटा प्लूरल फ्लूइड। तो ये किसके फंक्शन क्या होता है बेटा, कि आप ऐसे बोल सकते हो कि रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ लंग सरफेसेस। ठीक है, अगर मैकेनिकल कोई शॉक वगैरह आ रहा है तो उसको भी वो ये कर लेता है बेटा। ठीक है, चलिए एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज अपन यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, कि जो लंग्स होते हैं, इसके जो हिस्से होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि नोज। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये है नोज। ठीक है, नोज से लेके यहाँ तक ये आया नोज। इसके बाद ये आ गया है बेटा ट्रकिया वाले रीजन में। ट्रकिया के बाद ये प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकोल्स में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। एंड इसके बाद का जो पार्ट होता है बेटा एक्सचेंज वाला पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं, वो अलग होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्सचेंज वाला जो मेन पार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट एल्वियोलाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये वाला जो पार्ट है, दैट इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पे दी हुई है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि डबल लेयर प्लूरा होता है, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, एंड विच रिड्यूसेस द लंग सरफेस, आउटर प्लूरल इज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक कैविटी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, मतलब नाक के जो बाहर के गड्ढे हैं, एक्सटर्नल ब्रोंक्यूल्स स्टिल आर कंडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो है वो कंडक्टिंग पार्ट है, लेकिन एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेटा, तो इस चीज को अपन याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कि कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है एंड कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है एंड रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो एक्सचेंज पार्ट होता है बेटा एल्वियोला एंड डक्ट, एंड उसके ऊपर का जो था नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो ये क्या है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। एज पर एनसीईआरटी अपन बोल रहे हैं, स्टार मार्क कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेयर प्रेशर एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई। ठीक है, आपको पता है बेटा कि जो कंडक्टिंग पार्ट है, नेजल चेम्बर है, यहाँ पे गर्म हवा को ठंडा करने का एंड ठंडी हवा को थोड़ा गर्म करने का भी सिस्टम दिया होता है। अगर ठंडी हवा अगर ले लेंगे तो इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के वो नॉर्मलाइज कर देता है एयर को। ठीक है, मतलब ठंडी हवा को गर्म कर देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है। ठीक है बेटा, एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ द एक्चुअल एक्सचेंज पार्ट जो होता है वो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए तो एनसीईआरटी आई होप आपके सामने। lungs are situated in the thoracic chamber and anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by vertebral column। तो आपको पता है बेटा कि पीछे साइड में अगर ये थोरेसिक कैविटी है तो इसके पीछे साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, एंड आगे साइड में क्या है, स्टर्नम एंड रिब्स होती है बेटा। ठीक है, स्टर्नम एंड रिब्स होती है। ठीक है, ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी देयर इज अ डोम शेप डायफ्राम। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि अगर आप थोरेसिक कैविटी को देखेंगे तो ये हो गए आपके लंग्स। लंग्स के नीचे एग्जैक्टली क्या है बेटा, डायफ्राम होते हैं। ठीक है, एंड डायफ्राम को ही बोला जाता है बेटा फ्रेनिक। ठीक है, फ्रेनिक मसल्स जो बोलते हैं वो डायफ्राम को ही अपन बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। एक और चीज है बेटा कि जो डायफ्राम होते हैं, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। तो डायफ्राम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, दूसरे किसी ऑर्गन एनिमल्स में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो एनाटॉमिकल सेट रिफ्लेक्स पल्मोनरी कैविटी सच एज अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, डायरेक्ट अल्टर द वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा इसमें से। ठीक है, लास्ट जो चीज अपन को पढ़ना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि सबसे पहले होगी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर आ जाना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आता है बेटा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप को आप बोल सकते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसलिए भी बोल रहा हूँ कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस
एट एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब लंग्स के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। सेकंड स्टेप क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल, मतलब लंग्स पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। थर्ड हो गया, अब लंग्स में ऑक्सीजन अब ब्लड में आ चुका है, तो अब ये ब्लड क्या करेगा? लंग्स से ऑक्सीजन को लेके आएगा टुवर्ड्स किडनी या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फोर्थ स्टेप है कि टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ये जो फोर्थ स्टेप है, इसको आप इंटरनल रेस्पिरेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटरनल रेस्पिरेशन। जो सेकंड स्टेप थी, इसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हो बेटा। फोर्थ स्टेप जो है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। एंड जो फिफ्थ है बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन बाय द बॉडी, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर को अपन खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।